23 जनवरी 1897 की वो सुबह इतिहास के पन्नों में दर्ज तो हुई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कटक की उस साधारण सी हवेली में जन्मा बालक एक दिन साम्राज्य की नींव हिला देगा। उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। पिता एक प्रतिष्ठित वकील थे, परिवार समृद्ध था, शिक्षा उत्कृष्ट थी, जीवन की राह आसान हो सकती थी, लेकिन शायद नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। युवावस्था में ही उनमें अनुशासन और आत्मसम्मान की ऐसी चमक थी जो उन्हें भीड़ से अलग करती थी। जब उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की तो ये केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, ये उस मानसिक दास्ता पर चोट थी जो अंग्रेजों ने भारतीयों पर थोप रखी थी। फिर भी उन्होंने वो नौकरी ठुकरा दी। ये निर्णय किसी आवेग में नहीं लिया गया था, ये एक विचार था कि जिस सत्ता को वे अन्यायपूर्ण मानते हैं उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं। राजनीति में प्रवेश के साथ ही उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। वे केवल भाषण नहीं देते थे, वे युवाओं की नसों में बिजली दौड़ा देते थे। उनके शब्दों में साहस था, आवाज में दृढ़ता। जब वे कहते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये नारा नहीं, एक शपथ लगती थी। वे मानते थे कि स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत बलिदान है। लेकिन हर महान व्यक्ति के रास्ते में मतभेद भी आते हैं। कांग्रेस के भीतर वैचारिक टकराव बढ़ा। महात्मा गांधी के अहिंसक दृष्टिकोण और बोस के आक्रामक तेवरों में अंतर स्पष्ट था। 1939 में दोबारा अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद उन्होंने पद छोड़ दिया। ये पराजय नहीं थी, ये स्वतंत्र रास्ता चुनने का साहस था। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और संघर्ष को नई दिशा दी। अंग्रेज सरकार भयभीत थी, उन्हें नजरबंद किया गया। घर के बाहर सिपाही तैनात थे। लेकिन जनवरी 1941 की एक ठंडी रात सुभाष ने इतिहास को चकमा दे दिया। दाढ़ी बढ़ाकर, सिर पर पगड़ी बांधकर वे एक पठान के वेश में अपने ही घर से निकल पड़े। परिवार को केवल इतना पता था कि वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए जा रहे हैं। उनकी यात्रा गुप्त थी, खतरनाक थी, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट था। कलकत्ता से पेशावर, फिर अफगानिस्तान, फिर रूस के रास्ते जर्मनी। ये किसी फिल्म की पटपटा जैसा लगता है, लेकिन ये सच्चाई थी। जर्मनी में उन्होंने नाजी नेतृत्व से मुलाकात की, भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा। बाद में वे जापान पहुंचे, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। दक्षिण पूर्व एशिया में हजारों भारतीय सैनिक उनके साथ जुड़े। उनके नेतृत्व में सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयां इस संघर्ष की गवाही बनी। लेकिन युद्ध का पलड़ा धीरे धीरे बदल रहा था। 1945 में जापान हार की ओर बढ़ रहा था। परिस्थितियां कठिन होती जा रही थी और फिर आया 18 अगस्त 1945। खबर फैली कि ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया गया कि उसमें नेताजी सवार थे। विस्फोट हुआ, आग लगी और वे गंभीर रूप से झुलस गए। कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अस्थियां टोक्यो के रेनकुजी मंदिर में रखी गईं। जापानी अधिकारियों ने मृत्यु प्रमाणित की, परंतु भारत में सन्नाटा छा गया। लोग रोए, पर साथ ही सवाल भी उठे, क्या ये अंत था या कहानी में कोई मोड़ बाकी था? आजादी के बाद जांच शुरू हुई। समितियां बैठीं, गवाह बुलाए गए, दस्तावेज खंगाले गए। कुछ रिपोर्टों ने कहा हाँ, विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन हर रिपोर्ट के साथ शंका की एक परत भी जुड़ती गई। ताइवान के आधिकारिक रिकॉर्ड में उस दिन की दुर्घटना को लेकर अस्पष्टता रही। कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं, कोई डीएनए परीक्षण नहीं, सब कुछ बयान और दस्तावेजों पर आधारित। समय बीतता गया, लेकिन अफवाहें खत्म नहीं हुई। फैजाबाद में एक रहस्यमयी साधु गुमनामी बाबा के बारे में खबरें फैलने लगी। कहा गया कि उनके पास नेताजी से जुड़ी निजी वस्तुएं थीं। कुछ पत्रों की लिखावट बोस से मिलती जुलती बताई गई। समर्थकों का विश्वास था कि नेताजी ने गुप्त जीवन चुना। विरोधियों ने इसे कल्पना कहा। सत्य फिर भी अधर में लटका रहा। एक और कहानी रूस की गलियों में भटकती रही कि वे सोवियत संघ पहुंचे थे और वहां हिरासत में रखे गए। कुछ गुप्त दस्तावेजों की चर्चा हुई, पर ठोस प्रमाण कभी सामने नहीं आया। इतिहास की धुंध हर दिशा में फैली हुई थी। दशकों बाद भारत सरकार ने नेताजी से जुड़ी कई गोपनीय फाइलें सार्वजनिक की। लोगों को उम्मीद थी कि अब पर्दा उठेगा, लेकिन फाइलों में भी निर्णायक उत्तर नहीं था। जैसे सच और कल्पना की रेखा जानबूझकर धुंधली छोड़ दी गई हो। कभी कभी इतिहास में कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, क्योंकि वे केवल तथ्यों का नहीं, भावनाओं का हिस्सा बन जाते हैं। नेताजी की कहानी भी वैसी ही है। वो केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो एक प्रतीक थे, साहस का, विद्रोह का, आत्मसम्मान का। कल्पना कीजिए, अगर वे 1945 में नहीं मरे होते तो स्वतंत्र भारत की राजनीति कैसी होती? क्या वे देश के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे? क्या उनकी विचारधारा भारत की दिशा बदल देती? ये सब कल्पना है, पर कल्पना भी कभी कभी इतिहास की छाया होती है। आज जब हम उनका नाम लेते हैं तो केवल रहस्य नहीं याद आता, बल्कि वो ज्वाला याद आती है जिसने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। उनका जीवन एक संदेश है कि असहमति भी देशभक्ति हो सकती है, कि संघर्ष का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य महान होता है। साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका रहस्य जीवित है। शायद कभी कोई नया दस्तावेज सामने आए, शायद कोई नया प्रमाण मिले, या शायद ये रहस्य यूं ही इतिहास
इतिहास के सीने में दबा रहे। पर एक बात तय है, सुभाष चंद्र बोस का नाम केवल अतीत का हिस्सा नहीं है, वो वर्तमान की प्रेरणा है और भविष्य की आशा भी। मौत का सच चाहे जो भी हो, उनका विचार अमर है और कभी कभी अमरता ही किसी इंसान की सबसे बड़ी विजय होती है। आपको अगर ऐसे वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।